अच्छा, ये हमने कल यहां तक कर लिया था ना। आज ये पहला क्वेश्चन है। लेबल द फॉलोइंग्स एज डक्टाइल, ब्रिटल एंड पॉलीमेरिक। तो क्या लिखा है? इट इज ब्रिटल एज ऑल द। आप अटेंडेंस लगा के चले जाएं और मुझे वो मैसेज कर दें बस, ठीक है अली भाई? मैसेज कर दें और चले जाएं बेशक। अच्छा, इट इज ब्रिटल एज ऑल द डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक एंड विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आ जाए बेटा, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सना। क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर बात करते हैं। क्लास मेरी 8:15 पे खत्म होती है। लेकिन तुम कल आ जाओ। कल मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊंगा। ओहो, अभी अभी फिर कल या परसों क्लास कर लेते हैं, ठीक है? करेंगे, अभी मैं क्लास ले लूँ फिर बात करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, अभी वेट ना करें, अभी वेट ना करें, अभी फिर आगे क्लासें हैं। अच्छा, सैफ लिख लिया। It is brittle as all the deformation is elastic and within the limit of proportionality until it breaks. सैफ कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ जी बेटा फारिस, हो गया कॉपी? जी सर। सर आप जो अभी कुछ करा रहे थे, खास चीज हमने नहीं की है इसमें। अभी ये लिखो चुप करके। नंबर 2 पे लिखो। आज की अटेंडेंस 110 तक होगी। अच्छा, नंबर 2 टोटल बता रहा हूं आपको। अच्छा बेटा, वाई एक्सिस पे लिखो फोर्स, एक्स एक्सिस पे लिखो एक्सटेंशन। हाँ हाँ, तो यही था ना आज, मतलब ज्यादा था। अच्छा, फोर्स और एक्सटेंशन। सेकंड ग्राफ किसका है बेटा? फोर्स और एक्सटेंशन का। एक सेकंड रुक जाओ जरा। ये ग्राफ है जी फोर्स का, किसके साथ? जल्दी से बनाओ, एक्सटेंशन के साथ। फोर्स का ग्राफ एक्सटेंशन के साथ। जी जी, ये ग्राफ, उसके बाद ये ग्राफ, उसके बाद यहां पे कहा हुआ है ब्रेकिंग पॉइंट। हाँ फारिस, इसका बताओ जरा। हाँ डक्टाइल। सर, पॉलीमेरिक। ये किसका ग्राफ है? नहीं बेटा, ये डक्टाइल का है। हाँ पॉलीमेरिक में सर। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होती ना इस तरह की। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। जो लंबा सारा स्ट्रेट रीजन होता है वो तो डक्टाइल का होता है। ठीक है और ठीक है। बात सुनो, जो होता है ना पॉलीमेरिक, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता। वो बस खिंचता जाता है। ओ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो ना बात समझ सुनो, आ गया। इसमें ये हो गई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें ये हो गई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थोड़ा सा इस तरफ करके यहां पे क्या होती है? इलास्टिक लिमिट। तो जो होता है ना वो, उसका क्या नाम है, रबर वगैरह का, उसमें ये इलास्टिक लिमिट होती ही नहीं है। वो थ्रू आउट इलास्टिक होता है, ठीक है ना? तो ये जो ग्राफ है ये डक्टाइल मटेरियल का है। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है डक्टाइल मटेरियल का। नंबर 3 पे आ जाओ। यू आर गिवन विद दिस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव फोर्स, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव extension. On the y-axis we have force, on the x-axis we have extension. और ये जो ग्राफ है थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कर्व, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन, उसके बाद बेटा ये स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद थ्रू आउट कर्व। हाँ जी, ये किसका ग्राफ है? ये है पॉलीमेरिक ऑब्जेक्ट। पॉलीमेरिक ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों का जो हमने अगला काम करना है वो है इनकी अनलोडिंग। वो इनकी क्या है? अनलोडिंग। तो लिखो अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब ब्रैकेट में लिखो। अनलोडिंग का मतलब होता है रिमूविंग फोर्स। क्या होता है अनलोडिंग का मतलब? रिमूविंग फोर्स फॉर अ डक्टाइल ऑब्जेक्ट। अगर हम एक डक्टाइल ऑब्जेक्ट की फोर्स को रिमूव करते हैं तो क्या होगा बेसिकली?
अनलोडिंग, रिमूविंग फोर्स फॉर अ डक्टाइल ऑब्जेक्ट। इसमें आप यूं समझें, ये फोर्स, ये एक्सटेंशन और डक्टाइल ऑब्जेक्ट का ग्राफ किस तरह का होगा। डक्टाइल ऑब्जेक्ट का ग्राफ होगा पहले स्ट्रेट लाइन। क्या होगा सैफ? पहले स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद कर्व, फिर उसके बाद आखिर में यहां से आगे ये ब्रेकिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ब्रेकिंग पॉइंट। अब अनलोडिंग कहां से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा ना, लेकिन पहले आप कुछ वैल्यूज लिख लें। मैं आपको खुद वैल्यूज बता रहा हूं। लेट्स सपोज ये वैल्यू है 5 मिलीमीटर। इसको कह दो पॉइंट ए। यहां पे एक पॉइंट है पॉइंट बी, और यहां पे ये वैल्यू है 9 मिलीमीटर। ये वैल्यू है 9 मिलीमीटर। इफ एक्सटेंडेड अप टू बी, कहां तक एक्सटेंड किया? अप टू बी। अगर हम बी तक एक्सटेंड करते हैं तो हाउ मच डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक। अगर हमने बी तक एक्सटेंड किया तो पहले आप लिखें कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना होगी, फिर आप लिखें परमानेंट, फिर आप लिखें परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितनी होगी। तो इस बात को समझ लें। अच्छा, अगर हमने इसको एक्सटेंड किया है बी तक, कहां तक किया है सर? बी तक। तो पहले हमने बताना है इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगी, फिर हमने क्या बताना है? परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगी। तो फारिस तुम मुझे जरा बताओ, अगर हमने इसको बी तक एक्सटेंड किया है तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना है, जल्दी से बताओ। मतलब ए और बी के टर्म्स में बताऊं मैं? नहीं नहीं, मिलीमीटर्स में बताओ। अच्छा सर, 9 मिलीमीटर तक आई थिंक पर मिनट वो पहले इलास्टिक लिख लो प्लास्टिक। जरा। 5 मिलीमीटर जी, इलास्टिक। 5 मिलीमीटर इलास्टिक। 5 मिलीमीटर इलास्टिक होगा जी। और और दूसरा 9 मिलीमीटर होगा। 9 - 5, 4 मिलीमीटर इज प्लास्टिक। हाँ 4 मिलीमीटर इज अच्छा ठीक अनरिकवरेबल है। एंड 5 मिलीमीटर इज रिकवरेबल। सारा बेटा आ गई बात समझ? अच्छा, अब अगली बात लिखो, क्वेश्चन का लिखो थर्ड पार्ट। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये लिखो कि द फोर्स इज रिमूव्ड, द फोर्स इज रिमूव्ड after, the force is removed after extending, the force is removed after extending 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर एक्सटेंड करने के बाद आपने फोर्स को रिमूव कर दिया। एक बार इसको देख भी लो। द फोर्स इज रिमूव्ड आफ्टर एक्सटेंडिंग 9 मिलीमीटर। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट द ग्राफ फॉर अनलोडिंग, रिप्रेजेंट द अनलोडिंग कर्व, रिप्रेजेंट द, उसको कहते हैं अनलोडिंग कर्व, ठीक है। रिप्रेजेंट द अनलोडिंग कर्व, represent, represent the unloading curve। अच्छा जी, हमने उसको 9 मिलीमीटर तक एक्सटेंड किया और फिर क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो आपसे कह रहे हैं कि अनलोडिंग कर्व रिप्रेजेंट करो। तो आप एक चीज याद रखो, ये जो रीजन है ना 4 मिलीमीटर, ये अनरिकवरेबल है। ये 4 मिलीमीटर क्या है बेटा? अनरिकवरेबल। तो अब आप एक काम करें, 4 मिलीमीटर को हाईलाइट कर लो। दिस 4 मिलीमीटर वॉज अनरिकवरेबल। फिर से बताऊं या आ गई समझ बात फारिस? जो अनरिकवरेबल है, फिर से देखो बोलेंगे बात सर? सुनो, 4 मिलीमीटर अनरिकवरेबल डिफॉर्मेशन थी ना,
तो ये रह जाएगी। और आपने जो जी। अनलोडिंग की कर्व बनानी है वो हमेशा बनानी है स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गई अनलोडिंग। ये क्या हो गई? अनलोडिंग। ये हमने ठीक। बना दिया अनलोडिंग। इसका मतलब है जो 4 मिलीमीटर है वो रह जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 4 मिलीमीटर रह जाएगा। कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर ये बात समझ एग्जाम आ में गई एक फारिस? सवाल इस तरह का आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कई बार आया हुआ है। तो तो इसमें लाइन को फिर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें या सॉलिड कोई फर्क एक पड़ता लाइन है? से करो, लाइन का कोई मसला नहीं है, उसके नंबर नहीं करते। कॉपी हो गया? ठीक है। अच्छा, अब फारिस में तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम करोगे। ये देखो, ये क्वेश्चन है कि वाई एक्सिस पे हो गया फोर्स, एक्स एक्सिस पे हो गया एक्सटेंशन। वाई एक्सिस पे फोर्स और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? एक्सटेंशन। अब शुरू में है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और उसके बाद ये ग्राफ है कर्व। अब ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व पार्ट। स्ट्रेट लाइन पार्ट है 10 मिलीमीटर और कर्व पार्ट है 3 मिलीमीटर, यानी कि 13 हो गया ना। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। एक्सटेंडेड अप टू बी, एक्सटेंडेड अप टू बी एंड रिलीज्ड। हमने बी तक एक्सटेंड किया और फिर क्या कर दिया? इसको रिलीज कर दिया। ड्रॉ ड्रॉ द अनलोडिंग कर्व। ड्रॉ द अनलोडिंग कर्व। फारिस, क्वेश्चन समझ आ गया? हमने उसको बी जी तक सर। किया एक्सटेंड और फिर कर दिया रिलीज। तो वो आपको कह रहा है कि आप अनलोडिंग कर्व बनाओ। तो मेरी बात सुनो, शुरू से लेके 10 मिलीमीटर तक क्या कहोगे? दिस इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, सोच के बताओ। ठीक है, इलास्टिक। इलास्टिक। और 10 मिलीमीटर से आगे वाली क्या है, इलास्टिक या प्लास्टिक? प्लास्टिक। ये है परमानेंट। हाँ। तो अब मुझे बताओ, रिकवर कितनी होगी और कितनी नहीं होगी? ये 3 मिलीमीटर रिकवर नहीं होगा। ठीक है ना फारिस, ये 3 मिलीमीटर रिकवर नहीं होगा। तो जी शुरू सर। से लेके 3 मिलीमीटर तक, शुरू से लेके 3 मिलीमीटर तक ये रिकवर नहीं होगा। हाँ हाँ, ये देखो तो ये ग्राफ हो गया। सो ऊपर वाली जो कर्व है ये, इसको हम कहेंगे कि दिस इज फॉर द लोडिंग, दिस इज फॉर द लोडिंग, एंड दिस ग्राफ इज फॉर द अनलोडिंग। फॉर इस ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए? लोडिंग के लिए। और नीचे वाला ग्राफ किसके लिए है? अनलोडिंग। अनलोडिंग के लिए। अब कहानी समझ आ गई? जी सर। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हमेशा जो है वो अनरिकवरेबल होगी। अब एग्जामिनर कुछ एनर्जी के क्वेश्चन पूछेगा जो आपने आंसर करने होंगे। अब एग्जामिनर ने आपको ग्राफ खुद ही दिया हुआ है, पूरा ग्राफ, और उसमें कुछ एरियाज भी उसने हाईलाइट किए हुए हैं। अब यहां पे उसने लिखा हुआ है फोर्स, यहां पे उसने लिखा हुआ है एक्सटेंशन। ये सेम वाई क्वेश्चन है एक्सिस या पे, अगला क्वेश्चन है? हाँ हाँ, ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, वही नहीं है, नया क्वेश्चन है। ठीक है सर। फोर्स और ये एक्सटेंशन, ठीक है। और यहां पे उसने दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसके बाद उसने ये कर्व बनाई हुई है, और उसके बाद यहां पे, बल्कि नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, ये बना के उसके बाद उसने वापस स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है। अब उसने कुछ एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं। इस एरिया को कहा हुआ है A1, और दोनों के बीच वाले एरिया को कहा हुआ है A2, और इस ग्राफ को कहा हुआ है, ये ग्राफ है फॉर लोडिंग। और जो नीचे वाला ग्राफ है जो बैकवर्ड बना हुआ है, इसको कहा हुआ है अनलोडिंग।
इसको कहा हुआ है अनलोडिंग। बेटा ये बना दो, फिर आगे चलते हैं। फारिस बना दिया? जी सर। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि A1 भी दिया हुआ है एरिया और A2 भी दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं। इसको कह दो फिगर 1। फिगर 1 is a graph. Figure 1 is a graph that represents the loading and unloading. Figure 1 is a graph that represents the loading and unloading of a metal wire. Loading and unloading of a metal wire. First, figure 1 is a graph that represents the loading and unloading of a metal wire. बात समझ आ गई? जी अच्छा, सर। अब लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बल्कि फर्स्ट पार्ट ना लिखो, यूं लिखो क्वेश्चन। in terms of in terms of A1 and A2, number 1, represent the input work, represent the input work or input energy, represent the input work or input energy in loading, represent the input work or input energy in loading। अब इसका पहले तो हम रूल लिख लेते हैं। इनपुट वर्क या इनपुट एनर्जी क्या होता है? एरिया अंडर द लोडिंग कर्व। तो लिखो इनपुट फॉर इस इनपुट वर्क और इनपुट एनर्जी इज द एरिया अंडर द लोडिंग कर्व। फारिस बात समझ आ गई? जी सर। इनपुट एनर्जी और इनपुट वर्क इज द एरिया अंडर द लोडिंग कर्व। तो वो क्या होगा बेसिकली? वो होगा A1 प्लस A2। क्या होगा फारिस वो? वो A1 होगा प्लस ए टू। ओवरऑल एरिया जो कि हो जाएगा A1 प्लस A2। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। A1 प्लस A2 जो टोटल एरिया है वो होगा इनपुट वर्क या इनपुट एनर्जी। वो होगा एरिया अंडर द लोडिंग कर्व। ठीक है, अब आगे आगे नंबर 2 लिखो बेटा। लिखो रिप्रेजेंट द एनर्जी रिकवर्ड, represent the energy represent the energy recovered in unloading। फॉरेस्ट अनलोडिंग में जो एनर्जी रिकवर हुई है वो रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट द एनर्जी रिकवर्ड इन अनलोडिंग। अनलोडिंग में जो एनर्जी रिकवर हुई है अब वो रिप्रेजेंट करनी है। तो क्या ख्याल है क्या होगा वो? तो हम लिखेंगे एनर्जी रिकवर्ड। फॉरेस्ट क्या लिखेंगे हम? एनर्जी रिकवर्ड इज इक्वल टू एरिया is equal to area under the unloading curve is equal to A1। फारिस आ गई समझ? जी सर। ये होगा एरिया अंडर द अनलोडिंग कर्व और क्या रिप्रेजेंट होगा उससे? A1 रिप्रेजेंट होगा। सेफ कॉपी कर लो। हाँ बेटा फारिस हो गया कॉपी यहां तक? जी सर। ठीक है। तो
represent the energy recovered in unloading. Energy recovered is area under the unloading curve, और वो किसके इक्वल होगा, A1 के। अच्छा, अब आगे चलेंगे। अब लिखो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। लिखो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया A2 in between the loading and unloading, in between the loading and unloading curve। फारिस इसको एक बार देख लो। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय A2? A2 ये एरिया हो गया ना। A2 इज द एरिया दैट इज बिटवीन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व। फारिस क्या कहेंगे इसको फिर? द एरिया दैट इज बिटवीन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व, दैट इज A2, किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? दिस विल रिप्रेजेंट द एनर्जी यूज्ड इन परमानेंट डिफॉर्मेशन। मेटल की जो परमानेंट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है उसमें जो एनर्जी यूज हुई है वो क्या है, A2। सो अब आप इसको यूं देख लो, A1 plus A2 is input work, is input work और input energy in extending the wire। सैफ क्या बात समझ आ गई कि A1 plus A2 is the input work और input energy in extending the wire। फारिस आगे बात समझ? जी सर। अच्छा, अब सिर्फ अगर A1 की बात करेंगे वो क्या होगा? A1 only is the energy recovered, is the energy recovered while unloading। हाँ फारिस, आ गई ये बात समझ? जी सर। A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एनर्जी रिकवर्ड जब हमने उसकी क्या की है, अनलोडिंग की है। और अगर हम A2 की बात करते हैं, जो बीच वाला एरिया है, A2 ये वाला एरिया ना, बीच वाला, ये वो एरिया है जो रिकवर नहीं हुआ। ये किस में यूज हो गया? ये वो वाली एनर्जी है। देखो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो एरिया होता है वो तो एनर्जी होती है ना। तो बीच वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो A2 जो कि बीच वाला एरिया है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज हुई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी वो मैं आपको बताता हूं। A2 इज द वर्क डन इन परमानेंट डिफॉर्मेशन, in permanent deformation of the wire, and it is stored, and it is stored as internal energy, it is stored as internal energy in the wire। ये जो एरिया है A2, ये वायर के अंदर स्टोर हो जाएगा एज एन इंटरनल एनर्जी। फारिस बात क्लियर या कोई कंफ्यूजन है अब इसमें? नहीं, क्लियर है सर। देखो, जब हम किसी मेटल की वायर को एक्सटेंड करते हैं और वापस रिलीज करते हैं, तो जो उसकी होती है ना परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो रिकवर नहीं होती। जो इलास्टिक होती है वो रिकवर हो जाती है। इसको आप यूं समझो, फर्ज करो ये अगर ई थी तो रिकवर कितना हुई होगी? रिकवर फिर ये ई ही रिकवर हुई है। समझ ये बात? जो इलास्टिक पार्ट है और जो वर्क और एनर्जी का हिसाब है वो हमने लिख लिया। फारिस क्लियर यहां तक? जी सर। फारिस अब हेडिंग लिखो एक्सटेंडिंग। एक्सटेंडिंग को हम लोडिंग भी कह सकते हैं। एक्सटेंडिंग और लोडिंग, एक्सटेंडिंग रबर। रबर क्या होता है? पॉलीमेरिक। एंड रिलीजिंग या अनलोडिंग। सो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ अ रबर।
रबर क्या होता है? पॉलीमेरिक। रबर की अगर हम करते हैं लोडिंग और अनलोडिंग तो उसका ग्राफ किस तरह का होगा? तो यू करो, वाई एक्सिस पे लिखो फोर्स, एक्स एक्सिस पे लिखो एक्सटेंशन। वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? फोर्स। एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है? एक्सटेंशन। और रबर का जो ग्राफ होता है फोर्स एक्सटेंशन, वो इस तरह का रैंडम ग्राफ होता है। रबर का ग्राफ क्या होता है बेटा? इस तरह का रैंडम ग्राफ। तो रबर का जो ग्राफ है वो इस तरह का रैंडम ग्राफ होगा। और उसके बाद ये इसकी हो गई फर्ज करें लोडिंग। अब जब हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये वापस आएगा, लेकिन ये उसी पाथ पे वापस नहीं आता। इसका जो पाथ है वो हमेशा नीचे से होता है, आएगा जीरो पे लेकिन नीचे से आएगा, नीचे से लेकिन वापस आएगा जीरो पे। फारिस समझ आ गई बात? जी सर। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है उसको कहते हैं लोडिंग कर्व, नीचे वाले ग्राफ को कहते हैं अनलोडिंग कर्व। ठीक है? ऊपर वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? लोडिंग कर्व। और नीचे वाले ग्राफ को कहते हैं अनलोडिंग कर्व। ऊपर वाला ग्राफ लोडिंग कर्व, नीचे वाला ग्राफ अनलोडिंग कर्व। और अब इसका भी जो है ना एरिया शेरिया, उसका हिसाब लिखेंगे, लेकिन पहले एक और चीज लिखेंगे। वो चीज देखो जरा, किसी भी गिवन फोर्स के ऊपर लोडिंग के टाइम पे जो एक्सटेंशन थी और जो अनलोडिंग के टाइम पे एक्सटेंशन है उसका कंपैरिजन क्या है? किसी भी गिवन टाइम के ऊपर लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे जो एक्सटेंशन है उसका कंपैरिजन क्या है? फर्ज करें ये E1 है, ये E2 है। तो E1 इज द एक्सटेंशन, E1 is the extension while loading. E1 is the extension while loading. E2 is the extension at same force, extension at same force while unloading. फारिस बात समझ आइए? जी यानी कि E1 क्या है? एक्सटेंशन वाइल लोडिंग। और E2 क्या है? एक्सटेंशन वाइल अनलोडिंग एट द सेम फोर्स। एंड यू कैन सी दैट E2 इज ग्रेटर। यानी कि रिकवरी जो है वो उतना नहीं होती, यानी कि रिकवरी जो है वो उतना नहीं होती। तो एक सेंटेंस तो हम ये लिखेंगे कि एक्सटेंशन एट द सेम फोर्स, एक्सटेंशन एट द सेम फोर्स while unloading is dash in comparison to the extension। अच्छा बात को समझ लो, extension at the same force while unloading is dash in comparison to the extension, in comparison to the extension at in comparison to the extension while loading। फारिस ब्लैंक पे क्या लिखना है? इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन? हाँ फारिस। ग्रेट। एक सेकंड सर। एक्सटेंशन एट द सेम फोर्स while unloading is ग्रेटर dash। देन। हाँ ग्रेटर देन, बात समझ आ गई? जी सर। ग्रेटर देन। अच्छा फारिस अब ये देखो, अगर हम रबर को ना बार बार खींचे और रिटर्न करवाएं, खींचे और रिटर्न करवाएं तो वो हीट अप हो जाता है। तो अगर फिर से हम बात करते हैं एरियाज की, ये देखो, ये है A1 एरिया अंडर द अनलोडिंग कर्व, ये है A2। अच्छा रबर और मेटल का फर्क देखो, मेटल के अंदर ना एक्सटेंशन रह जाती है, परमानेंटली स्ट्रेच हो जाती है। और जो रबर होता है वो वापस आता है, वो परमानेंटली स्ट्रेच नहीं होता। ठीक है? तो अब अगर हम बात करते हैं इन एरियाज की, तो अगर हम बात करते हैं A1 + A2, A1 + A2 इज द
इनपुट वर्क और इनपुट एनर्जी इज इनपुट वर्क और इनपुट एनर्जी यूज्ड इन लोडिंग। तो बेटा A1 प्लस A2 एज अ होल फारिस, इट्स इनपुट वर्क और इनपुट एनर्जी यूज्ड इन लोडिंग। अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ A1 की फारिस, A1 is the energy recovered. A1 is the energy recovered in unloading. सैफ आइए समझ। A1 is the energy that is recovered when unloading। और A2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीच वाली एनर्जी। A2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीच वाली एनर्जी। A2 is the energy converted to heat, causing an increase of temperature, causing an increase of temperature when rubber is extended and released। एक बार इसको बेशक पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? A2 is the energy converted to heat, causing an increase of temperature when rubber is extended and released। बेटा बात समझ आ गई फारिस? जी सर। फारिस एक बार मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ जो A1 है, एरिया अंडर द अनलोडिंग कर्व, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A1 सर, हाँ एनर्जी रिकवर्ड इन अनलोडिंग। हाँ, एनर्जी रिकवर्ड इन अनलोडिंग। अच्छा मुझे बताओ A1 प्लस A2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनपुट वर्क और इनपुट एनर्जी यूज्ड इन लोडिंग। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट वर्क या फिर इनपुट एनर्जी वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है। और बताओ कि हीट में जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है? A2। हाँ, जो हीट में कन्वर्ट हुई है वो रिप्रेजेंट हो रही है A2 से, ठीक है। फिर यहां से आगे इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। और डिफॉर्मेशन हमारा आज खत्म हो गया है। अच्छा फारिस, मैंने जो MCQs भेजे हैं डिफॉर्मेशन के ग्रुप में, वो कितने आप कर चुके हैं बेटा? सर अभी नहीं किए क्योंकि मैं ओहो, स्कूल कर दो का शुरू। कुछ और काम चलो कर कोई रहा बात नहीं, था। लेकिन लेकिन अभी कर दो शुरू, अच्छा ठीक है। सर। हाँ जी बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। सर हाँ बेटा, सर वो आज के मेरे थोड़े से नोट्स मिस हो गए हैं तो प्लीज़ आज की नोटबुक भेज देंगे। बिल्कुल भेज दूंगा, अभी मैं भेज दूंगा। थैंक यू सर सर। 550